not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. अमेरिका वाले मस्त कॉमेडी करते हैं। 20 सितंबर 2001 को तब के अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐसे ही एक कॉमिक बात कही थी, सुनिए। Either you are with us or you are with the terrorists. वैसे तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस स्टोरी में हम भारत के दोस्त और दुश्मनों के बारे में जानेंगे, लेकिन आपका एक सवाल हो सकता है। सवाल ये कि इतनी सीरियस सिचुएशन में बुश के इतने सीरियस बयान को हम कॉमेडी क्यों कह रहे हैं, बताएंगे। लेकिन उसके पहले सुनिए कि अमेरिका के जो करंट वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वांस, वो क्या कह रहे हैं। We're not going to get involved in the middle of war that's fundamentally none of our business. भारत पाकिस्तान के टेंशन पर यह बयान दिया है अमेरिका के करंट वाइस प्रेसिडेंट ने। इसके पहले ट्रंप ने क्या कहा वो भी आपको जरूर सुनना चाहिए, एक अच्छी तस्वीर ड्रॉ होगी इससे। My position is I get along with both. I know both very well and I want to see them work it out. I want to see them stop. And hopefully they can stop now. They've gone tit for tat. So hopefully they can stop now. But I know both. We get along with both the countries very well. Good relationships with both and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. ये अमेरिका की दो सबसे ताकतवर आवाज़ें हैं। भारत को आतंक से जो जख्म मिले उस पर अपनी साफ साफ राय दे रहे हैं। पहलगाम में मिले जख्मों के बाद भारत को कार्रवाई करनी पड़ रही है और उसके रिस्पॉन्स में अमेरिका न्यूट्रल प्ले करना चाहता है, लेकिन चीन, तुर्की और अज़रबैजान ने न्यूट्रलिटी त्याग दी। तीनों खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कहते हैं आफत के समय पता चलता है कि असली दोस्त कौन है, असली दुश्मन कौन है। वैसे भारत पे कोई आफत आई नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमारे 4 वॉर्स हुए पाकिस्तान के साथ, 47 में, 65 में, 71 में और 1999 में। चारों में हम पहले ही इनसे निपट चुके हैं, हमारी विक्ट्री रही है इनके ऊपर। ऐसे में एक और बार दो हाथ करने में कोई आफत नहीं आएगी। युद्ध के विजेता तो हम रहे हैं और इन ऑल प्रोबेबिलिटी हम ही रहेंगे, लेकिन पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष लोग और उसके बाद भारत के एक्शन से साफ है कि कौन भारत के साथ खड़ा है और कौन खिलाफ। क्योंकि न्यूट्रल कुछ होता नहीं है, जो किसी के साथ नहीं होता वो किसी के खिलाफ ज़रूर खड़ा होता है। Good relationships with both and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. ऐसे में इस स्टोरी में बात करेंगे इसकी कि अब जब भारत आतंक के खिलाफ न्याय करने निकला है, ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है, तो दुनिया में कौन सा देश आतंक के साथ खड़ा है, कौन इसके खिलाफ खड़ा है। शुरू करते हैं स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले करते हैं दुश्मनों की बात, क्योंकि इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है, फिर आएंगे दोस्तों पे। दुश्मन तो नहीं, लेकिन अमेरिका दोस्त का रोल कम से कम नहीं निभा रहा। ये वही अमेरिका है जिसने 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया था। बस एक बार सुनिए कि ट्विन टावर उड़ाए जाने के बाद जो इनके तब के राष्ट्रपति थे बुश, उन्होंने क्या कहा था, ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। Either you are with us or you are with the terrorists. मतलब तब जो अमेरिका के साथ नहीं था वो आतंकवादियों के साथ था, लेकिन भारत के मामले में खुद अमेरिका ये नियम लागू करने को तैयार नहीं है। ये वही अमेरिका है जिसने अफ़गानिस्तान में लादेन को खोजने के लिए जब वॉर ऑन टेरर लॉन्च किया तो पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाया। पाकिस्तान के साथ मिलकर अमेरिका लादेन को अफ़गानिस्तान में खोजता रहा, पहाड़ियों में खोजता रहा, पठार में खोजता रहा, लेकिन फाइनली जब 2 मई 2011 को लादेन मिला तो अफ़गानिस्तान में नहीं मिला, वो पाकिस्तान के एबटाबाद के एक बंगले में था। एबटाबाद में भी एक ऐसे बंगले में छुपा था जहाँ से अगर उसकी छत से आप पत्थर उछालते तो वो पाकिस्तानी आर्मी के कंपाउंड में जाकर गिरता। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान सबूत मांग रहा है, कह रहा है कि इसके क्या सबूत हैं कि आतंकियों का पाकिस्तान से कोई लेना देना था, संबंध था। ये सबूत वो पाकिस्तान मांग रहा है जिसके घर में लादेन मारा गया था। अमेरिका वहाँ से टांग के ले गया था लादेन को, जिसके यहाँ आज भी लादेन के लश्कर तैयबा का मुखिया जो है हाफिज़ सईद खुलेआम घूमता है। ये वही लश्कर तैयबा है, ये वही हाफिज़ सईद है जिसने मुंबई में 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था। हाफिज़ सईद को पालने वाला ये वो पाकिस्तान है, भारत से सबूत मांगने वाला ये वो पाकिस्तान है जिसके यहाँ जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर खुले में घूमता है। ये वही मसूद अजहर है जिसने 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर जो हमला हुआ था उसको एग्जीक्यूट करवाया था। आतंकियों के ऐसे गढ़ पाकिस्तान को लेकर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका से उसके अच्छे रिश्ते हैं। भारत में
26 निर्दोष लोगों को मारे जाने के बावजूद ट्रंप का कहना है कि दोनों देशों को एक साथ पीछे हटना चाहिए। एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने में उनको मज़ा आ रहा है। और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि उनके वाइस प्रेसिडेंट वांस का कहना है कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। ये वही अमेरिका है जो रशिया यूक्रेन वॉर के समय कह रहा था कि या तो आप हमारे साथ हैं या रशिया के साथ, जबकि भारत ने किसी का झंडा उठाने से मना कर दिया था हमेशा की तरह। यह वही अमेरिका है जिसने 1947 से 1999 तक जितने भी वॉर्स हुए उसमें पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ खड़ा रहा। ये वही अमेरिका है जिसने हाल में भारत का दोस्त होने का वहम पैदा किया। डेमोक्रेट्स का अमेरिका जब बाइडन थे या जब ओबामा थे तो वो तब भी चीन को ठिकाने लगाने के बहाने रशिया पे दबाव बनाने के लिए भारत के दोस्त होने का जो एक वहम है वो पैदा कर रहा था। लेकिन ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी की सरकार वाला अमेरिका एक साफ संदेश दे रहा है। संदेश ये कि उसे अपने देश और अपने देश के धंधे के अलावा किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी, सबसे बड़ी मिलिट्री पावर होने के बावजूद अमेरिका इन मामलों में जो उससे बेटर एक कंट्री एक्ट कर रही है, जिसको आज के डेट में दुनिया के डिप्यूटी सुपर पावर कहते हैं, चाइना, वो कम से कम खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये वही चीन है जिसके खिलाफ अमेरिका ने जब टैरिफ वॉर स्टार्ट किया तब चीन ने कहा कि एलिफेंट और ड्रैगन को साथ में डांस करना चाहिए। एलिफेंट यानी इंडिया, ड्रैगन माने चाइना। चीन कह रहा था कि इकॉनमी के फ्रंट पर भारत को उसके साथ डांस करना चाहिए और अमेरिका को नचाना चाहिए साथ में मिलके। लेकिन पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत जब आगे बढ़ा तब चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। सिर्फ खड़ा नहीं हुआ बल्कि भारत के खिलाफ हमले में उसके हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। CNN के साथ एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं आसिफ ख्वाजा ये बताते बताते रह गए कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने कहीं चाइनीज़ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल तो नहीं किया। वैसे भी 1962 में भारत के पीठ में छुरा मार चुके चीन ने बाद में डोकलाम हो बैक टू बैक इंडिया को बैक स्टैब किया। ऐसे में इस चीन से तो कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ताज़ा मामले में दो नए प्लेयर्स निकल के सामने आए हैं। इनमें जो बड़ा खिलाड़ी है वो तुर्की है। जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा था तब खबर आई कि पाकिस्तान में तुर्की का एयरफोर्स C-130 प्लेन लैंड हुआ है। खबर ये भी थी कि इस प्लेन में पाकिस्तान के लिए हथियार भेजे गए हैं। बाद में जब तनाव और बढ़ा तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले तुर्की का वॉरशिप TCG बुयुकाडा पाकिस्तान में डॉक हुआ। कयास ये लगाया गया कि चीन के अलावा तुर्की भी पाकिस्तान को हथियारों से मदद कर रहा है। तुर्की के हथियार की मदद वाली जो बात है वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाई है। वैसे ऑफिशियल स्टेटमेंट में तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं अर्दोआन, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चिंता जताई, लेकिन जब दुख जताने की बारी आई तो उन्हें सिर्फ पाकिस्तान याद आया। अर्दोआन ने एक्स पे एक पोस्ट करके बताया कि उनकी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से एक महत्वपूर्ण बातचीत हुई। फिर पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए उन्होंने पहलगाम हमले की इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको सपोर्ट किया। यह भी कह दिया कि हालात ऐसे मोड़ पर मत पहुंच जाए जहां से वापसी मुश्किल हो। एज इफ कि अगर मुश्किल हुई तो ये चौधरी बन के उसका हल निकलवाने के लिए आएंगे। वैसे अर्दोआन पे थोड़ी सी बात और ज़रूरी है। अर्दोआन तुर्की के डिक्टेटर हैं, डेजिग्नेशन प्रेसिडेंट की है। ईरान और पाकिस्तान की तरह ये मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना चाहता है तुर्की इसके प्रेसिडेंट। अर्दोआन के हार्डकोर इस्लामिक एजेंडे और मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने की इनकी चाहत ने इनके देश को यूरोप में एक अछूत देश बना दिया। 2018 में इनकी जो करेंसी है लीरा वो कोलैप्स कर गई थी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनकी इकोनॉमी कोलैप्स करने के कगार पे 2025 की रिपोर्ट है, लेटेस्ट रिपोर्ट है। बावजूद इसके अर्दोआन को इस्लामिक वर्ल्ड का चौधरी बनना है और उम्मा की परिभाषा को लागू करना है। उम्मा की परिभाषा में कहा गया है कि सारे मुसलमान धर्म के बैनर तले एकजुट होते हैं। ये कॉन्सेप्ट है जिसमें एलिजिडली मुस्लिम वर्ल्ड के कुछ जो देश हैं तुर्की जैसे वो बिलीव करते हैं। सो बेसिकली पाकिस्तान को तुर्की उसी लॉजिक से सपोर्ट करता है जिस लॉजिक से ईरान फिलिस्तीन को सपोर्ट करता है। दोनों को उम्मा का झंडा बुलंद करना है और मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनना है। न्यूक्लियर बॉम्ब वाले, एलिजेड न्यूक्लियर बॉम्ब वाले पाकिस्तान का भी कुछ ऐसा ही सपना है। 3 मुस्लिम वर्ल्ड लीडर्स। उम्मा का झंडा तब भी बुलंद करना है जब आतंकी हमले में निर्दोष लोग मारे जा रहे हों, चाहे ये अक्टूबर 2023 में इसराइल में हुआ हमास का आतंकी हमला हो या 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोग हों। ऐसे में चीन और पाकिस्तान की तरह जो एक और देश इंडिया के रेडार पे जिसके आने की पूरी पॉसिबिलिटी है उसका नाम है तुर्की।
इनके रडार पे आने से पहले भी अगर आप सोशल मीडिया पे इस तरीके की चर्चा है कि जो लोग जिस भी तरीके से, जैसे उनका प्लान कोई वेकेशन हो या किसी तरीके से इकोनॉमिकली किसी तरीके से इन्वॉल्व हों तुर्की के साथ, तो अपने आप को डिटैच करें, इसको जिस भी फॉर्म में आप डेंट कर सकते हैं वो डेंट करें, इस तरीके की अपील की जा रही है। जो उनका प्लेन लैंड हुआ या जो उनका वॉरशिप डॉक हुआ उसके बाद तुर्की के अलावा एक और कंट्री पिक्चर में आया है, अज़रबैजान, पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा है। ये सपोर्ट भी मोर और लेस रिलीजन बेस्ड है। इनके अलावा जो मैक्सिमम बड़ी ताकतें हैं उन्होंने न्यूट्रलिटी का ढोंग किया है, लेकिन एक देश इजराइल खुल के भारत के साथ खड़ा है। 7 मई के एक ट्वीट में भारत में इजराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने लिखा, इजराइल भारत की आत्मरक्षा के अधिकार का समर्थन करता है। आतंकियों को ये पता होना चाहिए कि निर्दोषों की जान लेने के बाद वो कहीं छुप नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है कि इजराइल पहली बार भारत के साथ खुल के खड़ा हुआ है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भी इजराइल ने हथियार भेजकर भारत का साथ निभाया। इजराइल के अलावा फ्रांस और रशिया, ये 2 कंट्रीज़ हैं जो भारत के साथ खड़े हैं। दोनों ही भारत के डिफेंस पार्टनर्स हैं, डिफेंस सप्लायर्स हैं। फ्रांस ने भारत को अपने लेटेस्ट फाइटर जेट्स बेचे हैं, रफाल। फ्रांस यूरोप का शायद वो इकलौता देश है जिसने कभी भी भारत विरोधी कोई स्टैंड नहीं लिया, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या जब भारत ने इंदिरा गांधी के दौर में न्यूक्लियर टेस्ट किया था। जब कभी भी जैसे अमेरिका, कनाडा या यूरोप की बाकी बड़ी ताकतें भारत के विरोध में खड़ी रहीं, उस समय फ्रांस का जो स्टैंड है बिल्कुल अपोजिट रहा। वेस्ट के बाकी देशों की तरह टेक्नोलॉजी के मामले में भी फ्रांस ने कभी भी इंडिया को चोक नहीं किया, और अब जब वो इंडिया का डिफेंस पार्टनर है, बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने की राह पे, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के साथ खड़ा होगा। फ्रांस की तरह रशिया भी भारत के साथ खड़ा है। वैसे तो दोनों ही देशों ने ऑफिशियली जो स्टैंड लिया है उसमें डी-एस्केलेशन की बात कही, लेकिन अगर आप रशिया के एक ऑफिशियल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन रशिया टुडे को देखेंगे, उनका ट्विटर टाइमलाइन चेक करेंगे, तो वो खुल के भारत के साथ खड़े हैं। वैसे भी 47 के बाद जो आज़ादी मिली हम लोगों को 47 में, भारत का सबसे करीबी दोस्त तब से अभी तक रशिया रहा है, सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। अब भी भारत के आधे से ज़्यादा जो हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट है वो रशियन है। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जिस एक डिफेंस इक्विपमेंट की सबसे ज़्यादा चर्चा है S-400, वो मेड इन रशिया है। और अभी के तनाव में अमेरिका ने जैसा स्टैंड लिया है, उसके बाद शायद ही अमेरिकी फाइटर जेट्स जो वो बेचना चाह रहे थे या बाकी के हथियार बेचना चाह रहे थे ज़बरदस्ती इंडिया को, पूरी उम्मीद है कि भारत इस मामले में अमेरिकी बाज़ार के बजाय जो बाकी मार्केट्स हैं, जो बाकी डिफेंस सप्लायर्स हैं, बीट इजराइल जो US सपोर्टेड है, या रशिया या फ्रांस या फॉर दैट मैटर जापान, इन सबको प्रीफर करेगा। इजराइल, फ्रांस और रशिया के अलावा जापान भारत का सदाबहार दोस्त रहा है। बढ़ते तनाव के बीच 5 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापानी डिफेंस मिनिस्टर नाकातानी से मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान जापान ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद वो पूरी तरह से भारत का समर्थन करता है। हमेशा से भारत को सपोर्ट करते आए जापान के साथ हमारा डिफेंस से जुड़ा कोई बहुत बड़ा नाता नहीं रहा, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई कि भारत और जापान ने तय किया है कि वो डिफेंस सेक्टर में हाथ मिलाने वाले हैं। भारत के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जापान की डिफेंस इंडस्ट्री ठंडी पड़ी रही हो, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में जापान किसी से कम नहीं है। फॉर दैट मैटर मैक्सिमम कंट्रीज से बहुत आगे है। ऐसे में दोनों देशों का साथ आना सोने पे सुहागा हो जाएगा। सोने पे सुहागा तो इंडियन आर्म फोर्सेज ने किया ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके, और जिस पहलगाम हमले के बाद ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया उससे साफ हो गया कि दुनिया में कौन आतंक के साथ खड़ा है और कौन इसके खिलाफ। रही बात दुनिया के सबसे ताकतवर, एलिजेड सबसे ताकतवर देश अमेरिका की, तो खुद 9/11 जैसे सबसे बड़े आतंकवादी हमले से पीड़ित होने के बावजूद अगर उसका ये कहना है कि दिस इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, तो ये बहुत अहम सवाल खड़े करता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत अमेरिका पर कितना भरोसा कर सकता है। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।